तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन वो मार्जिन होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के बियॉन्ड जा सकता है। अब देखिए वीआर मार्जिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हम लेते हैं, उसके बेसिस पे हम वीआर मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं। बट हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर जो पैरामीटर्स हमने लिए थे वीआर मार्जिन में वो सिचुएशन उसके बियॉन्ड हो, तो उस सिचुएशन को देखते हुए एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है। तो जो हमारा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है किसी भी स्टॉक का वो कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है हायर ऑफ 5% या फिर 1.5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली लॉगरिथम रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक प्राइस इन द लास्ट 6 मंथ। यानी कि देखिए या तो हो सकता है 5%, ये तो 5% से ज़्यादा, सॉरी 5% नहीं मतलब 5% से ज़्यादा। जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो हो सकता है 5% से ज़्यादा या फिर 1.5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली लॉगरिथम रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक प्राइस इन लास्ट 6 मंथ। यानी कि लास्ट 6 मंथ में किसी स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। बट यहाँ पे जो रिटर्न देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम तो यहाँ पे जो हम रिटर्न देख रहे हैं ये वो देख रहे हैं हम लॉगरिथम जो रिटर्न है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक्सट्रीम लॉस मार्जिन समझ में आ गया और हमें समझ में आ गया कि जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो कितना हो सकता है। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो कैलकुलेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी अब सपोज दैट मान लीजिए मुझे नेक्स्ट मंथ का मुझे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मुझे पता लगाना है, ये मंथ हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लास्ट 6 मंथ का जो प्राइस है, जो उस स्टॉक का जो प्राइस डाटा है हम वो लेंगे और उसकी बेसिस पे नेक्स्ट मंथ का जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है उस स्टॉक का हम डिसाइड करेंगे। अब जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है या फिर कैसे वो एडजस्ट होता है, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा क्लाइंट है उसके पास कितनी असेट है और वो असेट होनी चाहिए लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में अब ध्यान दीजिए कि हो सकता है प्योर कैश हो या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी जो कि आप उसको कैश में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जैसे आमतौर पे जो हम होल्डिंग्स वगैरह होती हैं ना, जो ब्रोकर्स होते हैं जो होल्डिंग्स होती हैं क्लाइंट की, तो उसके अगेंस्ट में क्या करता है वो उसको मार्जिन देता है। और यहाँ पर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, अब हमें ये जानना है कि जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है उसको कितना मिलेगा, तो वो उसकी जो असेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्लस साथ ही साथ उसकी जो पोजीशन है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर जो पोजीशन होगी ना वहाँ पर प्रोप्राइटरी पोजीशन भी देखी जाएगी। यानी समझिए अब आप हो किसी ब्रोकर के क्लाइंट हो, तो वो जो ब्रोकर है अब हो सकता है उसने भी कोई ट्रेड उसने ले रखी हो। ठीक है, तो जो हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन वो किस बेसिस पे वो तय करेगा, तो वो जो ब्रोकर की जो पोजीशन होगी उसके बेस पे, प्लस साथ ही साथ जो उसके क्लाइंट है उसको भी वो इंक्लूड करेगा और उसके हिसाब से जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो उसको शो करेगा। वो कौन? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो हमारा ब्रोकर है वो ले लेगा, बट जब हमारी ट्रेड पूरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके इसमें क्या होगा कि जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है क्या होगा, वो मेरे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें वापस आ जाएगा। मतलब सपोज दैट अगर मैंने 20,000 रुपये मैंने मार्जिन दिया था तो मेरे 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में दोबारा वापस आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मार्जिन कभी भी एक्सीड नहीं करेगा परचेस वैल्यू ऑफ ए बाय ट्रांजेक्शन। देखिए ये तो एक सिंपल लॉजिक है कि हमको पता है कि अगर मैं 1 लाख के अगर मैं शेयर बाय कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि जो मेरा मार्जिन है वो मुझे 1 लाख तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब इन्होंने यही वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, इन केस ए बाय ट्रांजेक्शन इन कैश मार्केट वीआर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट लॉस मार्जिन टुगेदर शैल नॉट एक्सीड द परचेस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब ये सारे जितने भी मार्जिन है, ठीक है, वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं क्या, परचेस वैल्यू को। ठीक है, जैसे अगर 1 लाख की शेयर बाय कर रहा हूँ तो 1 लाख से ज़्यादा वो जो मेरा मार्जिन है वो तो होगा ही नहीं। फर्दर इन केस ऑफ ए सेल, अब अगर मैं शेयर वगैरह अगर मैं सेल भी कर रहा हूँ ना तो उस केस में भी जो मार्जिन होगा ना वो मेरा
जो सेल ट्रांजेक्शन होगी उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके अंदर भी जितने मार्जिन है वो सारे देखे जाएंगे, जैसे वी आर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, तो ये भी सेल प्राइस से ज़्यादा ये नहीं होगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब भी हमें मार्जिन वगैरह मिलता है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो हम असेट वगैरह देते हैं उसमें जो हेयर कट है वो कितना लगता है। देखिए हेयर कट में सिंपल बोलूँ, हेयर कट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए के होल्डिंग्स हैं और मैं इसको अगर गिरवी रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके बदले में अगर मैं मार्जिन लेता हूँ, तो जो मेरा ब्रोकर होगा मुझे वो 1 लाख का मुझे मार्जिन नहीं देने वाला, वो सिंपल मुझे दे देगा 80,000 का या फिर उससे कम। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपये वो मेरा क्या हो गया, वो जो ब्रोकर उसने मुझसे ले लिया हेयर कट। तो कैश के केस में तो यहाँ पे जो हेयर कट है वो ज़ीरो है, ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट है कोई नहीं है, और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पे कोई हेयर कट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, और बैंक गारंटी पे हेयर कट यहाँ पे कुछ नहीं है। बट यहाँ पे जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा कि जो गारंटी है, ठीक है, वो आपको कितनी मिल रही है, तो उस केस पे जो लिमिट है वो डिपेंड करेगी। प्लस साथ ही साथ अगर कोई सिक्योरिटी ऐसी है, मतलब हो सकता है कि आप जो असेट आप रख रहे हो गिरवी, ठीक है, वो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, तो उस केस में यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आप रेफ़र करें नोट, ठीक है, मतलब अलग अलग जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उस पर आपको अलग अलग हेयर कट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे लिमिट नो लिमिट है। और अगर आप कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वगैरह या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड है, तो उस केस में आपको हेयर कट देना पड़ेगा 10%, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। बट देखिए यहाँ पर ये बुक्स में दे रखा है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आप जो ब्रोकर्स हैं उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इनकेस अगर मैं 2 लाख की असेट दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी होल्डिंग्स रख रहा हूँ, प्लेज रख रहा हूँ, तो उस केस में जो हेयर कट है वो मुझे कितना देना होगा। तो कोई अदर लिक्विड असेट है तो उस केस में जो मार्क टू मार्केट लॉस है आप उसको बियर नहीं कर पाओगे, मतलब आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे अगर कोई अदर असेट है तो इनके अलावा। तो ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर एक नोट दे रखा हो, देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, देखिए अगर वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं या फिर कोई लिक्विड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी हैविंग रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 ईयर्स है, मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से कम है, तो वहाँ पे आपको 2% हेयर कट देना पड़ेगा। और कोई लिक्विड मतलब कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड और मोर देन 3 साल है, यहाँ पे 3 साल से कम तो है, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 3 साल ज़्यादा है, तो वहाँ पे 5% हेयर कट। और फॉर ऑल अदर सेमी लिक्विड एंड इन लिक्विड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज़, इसके लिए आपको 10% हेयर कट देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट कैटेगरी दे रखी है वो ये है कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उसमें जो लिक्विडिटी है वो भी अलग अलग होगी। जैसे अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि 80% डेज पे क्या आता है वो बाय सेल होते रहते हैं, तो उन स्टॉक को डाला गया है ग्रुप 1 में। और जो थोड़े से कम होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है, तो उनको डाला गया ग्रुप 2 में, और जो बहुत ही कम होते हैं उनको डाला गया ग्रुप 3 में। तो देखिए जो फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट होती है वो होती है लेस देन और इक्वल टू 1%। अभी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, तो अगर आपको ये पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जो इम्पैक्ट कॉस्ट वाली वीडियो है आप पहले वो देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। तो इसके लिए ये आपके अगर आप जो प्ले लिस्ट है हमारी उसमें आप देख लीजिएगा, तो इम्पैक्ट कॉस्ट के नाम से एक वीडियो होगी चैप्टर 4 की। तो जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो आपकी आती है लेस देन और इक्वल 1%, और सेकेंड वाले ग्रुप में मोर देन 1%, और थर्ड वाले में तो है ही नहीं। फॉर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड फॉर लेस देन 6 months, the trading frequency and the impact cost shall be computed using the entire trading history of the script। यानी देखिए अगर मान लेते कोई स्टॉक ऐसा है जिसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, मतलब 6 महीने से कम टाइम पीरियड हुआ है, तो उस केस में जो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह है, ठीक है, वो उसकी जो एंटायर हिस्ट्री है, मतलब कितना वो बाय सेल हो रहा है, वो उसके बेसिस पे उसकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो कंप्यूट की जाएगी। The trading frequency and impact cost shall be calculated on the 15th of each month on a rolling basis, considering the previous 6 months for the impact cost and previous 6 months for the
ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ भी ऊपर भी और ये नीचे भी। तो जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और जो इम्पैक्ट कॉस्ट है किसी भी स्टॉक की, वो कब कैलकुलेट होती है? तो वो महीने का जो हमारा मिड डे होता है, यानी कि 15th, ठीक है, तो उस डेट पे वो कैलकुलेट की जाती है। किस बेसिस पर? ऑन ए रोलिंग बेसिस कंसिडरिंग द प्रीवियस 6 मंथ्स ऑफ फॉर इम्पैक्ट कॉस्ट एंड प्रीवियस 6 मंथ्स फॉर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर लास्ट 6 मंथ पे उसकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो क्या रही है, और लास्ट 6 मंथ में उसकी जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो कितनी बार वो बाय सेल हो रहा है, और वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी देखा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एंड द इम्पैक्ट कॉस्ट so calculated, the securities shall move from one group to another group from the first of the next month। मतलब अब देखिए यहाँ पे तो ट्रेडिंग बेसिस और जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है उसके बेसिस पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ग्रुप वाइज वो डिवाइड होती रहती हैं। मतलब कभी वो फर्स्ट ग्रुप में, फिर कभी सेकंड ग्रुप में, कभी थर्ड में, इस तरीके से। फॉर द फर्स्ट मंथ टिल द टाइम ऑफ till the time of monthly review, a newly listed stock shall be categorized in that group where the market capitalization of the newly listed stock exceeds or equal the market capitalization of 80% of the stocks in that particular group। मान लेते कोई ऐसा स्टॉक है जो कि इसी मंथ में आया है, अब उसको किसी न किसी ग्रुप में डालना पड़ेगा। अब चाहे तो ग्रुप ए में डालना पड़ेगा, चाहे ग्रुप सेकंड में, फिर थर्ड में। तो उस केस में उस स्टॉक का मतलब उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो देखा जाएगा। तो उसके बेसिस पे ही कहते हैं उसको ग्रुप ए, 2 और थर्ड में उसको डाला जाएगा।